नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही प्रेरक और सोच बदल देने वाला अध्याय। अध्याय 5। अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया। जरा सोचकर बताइए, अगर दुनिया में महिलाएं ना हो तो क्या दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ सकती है? क्या घर, समाज, स्कूल, खेल, ये सब वैसे ही चलते रहेंगे जैसा कि आज चल रहे हैं? फिर भी सदियों तक महिलाओं द्वारा किए गए कामों को काम नहीं माना गया। घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार का ख्याल रखना, ये सब इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसे असली काम नहीं माना गया। लेकिन समय के साथ महिलाओं ने दिखा दिया कि सिर्फ घर ही नहीं, दुनिया को बदलने की ताकत भी उनके अंदर है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महिलाओं ने अपनी मेहनत और संघर्ष से समाज में अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और कला हर क्षेत्र में नई मिसालें कायम की, और कैसे आज की महिलाएं नए अवसरों का निर्माण कर रही हैं और दुनिया की सोच को बदल रही हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं और पुरुष दोनों को बराबर सम्मान और बराबरी के मौके मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। यह एक ऐसा अध्याय है जो आपको प्रेरणा भी देगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से महिलाओं द्वारा किए जाने वाला काम काम नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे पूरे समय का काम है, और इस कार्य का प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयास के विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। महिलाओं ने बदली दुनिया। तो महिलाओं ने किस तरीके से दुनिया बदली, अब हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उसके बाद जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के, महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया, उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। टेक्निकल काम जो होता है, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं उसको करने में सक्षम नहीं होती है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का एक मुख्य लक्ष्य मान लें, कि यानी कि 12th पढ़ने के बाद इनकी शादी कर दी जाएगी या फिर मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा उनके मन में एक होता है कि लक्ष्य होता है। आगे देखिए। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है।
ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए जिनमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है कि यार उनका लड़का तो इस तरीके का है और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। जैसा कि आपने अध्याय 6 की पुस्तक में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता था, यानी कि लड़के रोते नहीं हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है, यह में एक धारणा बन चुकी है। तो इस तरीके से उनके भी मन में ऐसा आ गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो आगे देखते हैं, परिवर्तन के लिए सीखना। इसके पहले यहाँ पे देखिए कि एक बॉक्स में कुछ चीजें हैं, इसको देखते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है, रूढ़ियों को तोड़ा गया जिस तरीके से रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार ने 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता-पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित की। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं होता, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तो उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण सीधा-साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, अपने माता-पिता की मदद कर पा रही हूँ, मैं अपने तरीकों से क्यों ना जीऊं। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इन्होंने रुख बदल दिया। अक्सर कहा जाता है हमारे समाज में कि लड़कियां टेक्निकली काम नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने रूढ़ी को तोड़ा, जो कि एक आदिवासी महिला थी। यह जो है कि पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करने के बाद यह एक जो है कि रेल इंजन की ड्राइवर बन गई। आगे देखते हैं, परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को एक अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा भी थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चूंकि वे चाय चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम एक राम सुंदरी देवी 1800 से लेकर 1890 तक का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तो उनकी पुस्तक में क्या आत्मकथा उन्होंने लिखी, चलिए देखते हैं। क्या लिखा इन्होंने अपनी आत्मकथा में? अमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित कहानी आत्मकथा है। रास रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की
लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी में बहुत समय बाद स्वयं स्वयं ही छुप-छुप कर लिखना पढ़ना सीखा था। तो किस तरीके की विचारधाराएँ हमारे समाज में विद्यमान थी, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, जबकि रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार के परिवार की गृहिणी थी, तो उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। यानी दुर्भाग्य लाती है, यानी अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसका पति जो है कि मर जाएगा तो वह विधवा हो जाएगी। तो आप समझ सकिए कि विद्यमान थी समाज में हमारे। वहाँ से लेकर आज तक यहाँ आने में महिलाओं ने कितना संघर्ष किया होगा, ये तो कहीं न कहीं से धीरे-धीरे आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी आत्मकथा। कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। मैं उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। मैं बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां पढ़ती नहीं है। फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मांगू तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब वो पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया, सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। तो उनमें से मैंने एक छिपा तो उनमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान याद करने के लिए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। तो यह रही उनकी कहानी, किस तरीके से रास सुंदरी देवी ने पढ़ना लिखना सीखा था। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि महिलाओं ने बहुत संघर्ष किए अपनी बराबरी पाने के लिए। आगे देखते हैं, रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा सा बैठकर कुछ खा ही ले। इतना भी समय नहीं था कि वे ज़रा-सा कुछ खा लें, तो इस तरीके से जो उनका शेड्यूल होता था, इतना बिज़ी होता है एक महिला का शेड्यूल, अगर वह घर पे रह रही है तो। देखिए, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है। एक कहानी दी गई है यहाँ पे, देखिए। हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ इमेज जो दिखाया गया है। तो यहाँ पे रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। यहाँ पे एक महिला की कहानी है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नई विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड के नाम से एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिला
महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, ने चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न ही देख रही थी। लेकिन जो इन्होंने स्वप्न देखा वाकई में स्वप्न अच्छा था, क्योंकि ऐसी दुनिया होनी चाहिए और इस तरीके से आज हुआ है। उनका सपना समझ लो साकार हो गया। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। तब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरना वरना उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से एक स्त्री इन्होंने कितना सारा कुछ कर दिया हमारे लिए। आज भी इनका जो है स्कूल खोला गया है लड़कियों के लिए, जो कि आज भी विद्यमान है। आज भी वहां से बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है। राम रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आगे देखते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। प्रेजेंट टाइम में शिक्षा और विद्यालय की क्या भूमिका है, किस तरीके से चीजें हो रही है। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। शिक्षा में अंतर है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार हम लड़कों और पुरुषों यानी 7 वर्ष उससे अधिक जो आयु के हैं का 40% शिक्षित, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी इसकी तुलना लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों लड़कों और वो पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियां और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर है अभी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए कि एसडीजी 4 क्या कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4। यहाँ पे देखिए कि तालिका दी गई है जिसमें एससी और एसटी के लड़के और लड़कियों को इनमें शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट 2014-15 का है। तो इसको देख लीजिएगा आप किस तरीके से इसमें अंतर है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। दलित और आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित न तो स्कूल है न ही शिक्षिका। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन इत्यादि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने
सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। अभी इस कहानी को हम सब पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक योजना चलाई गई थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जैसा कि आप सबने सुना होगा, बहुत चला। यहाँ पे देखिए कि सभी लड़के 4.36%, अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.06। तो इस तरीके से लड़के और लड़कियों का अनुपात है। अब यहाँ पे बात होती है महिला आंदोलन की। महिला आंदोलन। अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्सा हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन से जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं, झांकियां आप देख सकते हैं। अभियान। किस तरीके से कौन सा अभियान चलाया गया था, देखते हैं। अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, जो कि 2006 में लाया गया था। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आगे देखते हैं, एक उदाहरण देखें। जैसे 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इससे मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया, आपस में अनुभव व जानकारी का आदान प्रदान किया। अंततः वह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा और दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक चित्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या न्यूज है कि सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़ रहे लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है। जागरूकता बढ़ाना, किस तरीके से जागरूकता बढ़ाया जाए। यहाँ पे देखिए, औरतों ने अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाती है, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, विरोध करना। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून या नीति द्वारा महिला आंदोलन उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन और अवसरकारक तरीके अपनाए जाते हैं, और यह अवसरकारक तरीका भी है, जैसा कि चित्र दिख रहा है आप सबको। और बंधुत्व व्यक्त करना। अगला है बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। जैसा कि 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सब, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, हर साल 14 अगस्त को बाघा बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शन करते हुए और औरतें मोमबत्ती जलाती हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों,
यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, वे समाज, विज्ञान, राजनीति और पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने की ताकत रखती हैं। सदियों तक उन्हें कम आंका गया, उनके काम को काम नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया और दुनिया को दिखा दिया कि परिवर्तन सिर्फ सिर्फ ताकत का नहीं, समझ और धैर्य का भी खेल है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, खेल हो, सेना हो, विज्ञान हो या राजनीति हो, और भी अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर। इसलिए याद रखिए, समाज तभी मजबूत होता है जब महिलाओं को बराबरी, सम्मान और अवसर मिलते हैं। और आप सब जो आज के बच्चे हैं, कल के नेता बनेंगे। आपकी सोच ही आने वाली समाज को तय करेगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए, इक्वलिटी सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी भी है और इसका निर्वहन अच्छे से किया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो सुबह आईएएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सुबह आईएएस के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।